Good morning, students. I hope you are doing well in this lockdown period. You are making your notes properly, you are studying well, you are complete your previous chapters with revision. I am hoping you are all doing this. We have discussed in last class on the an imperial empire विजयनगर. हमने लास्ट क्लास के अंदर किस किस चीज़ पर डिस्कशन किया था? We have discussed on the lineages, we have discussed on the administration of the Vijayanagar empire, we have discussed about the various and different kind of dynasties in the empire. ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक बार देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन किया था. As I said, yes, we have also discussed about the trading. We have discussed the Arabian horse were in demand to expand or revival of the empire. अरेबियन जो हॉर्स थे उनकी डिमांड अच्छी थी, तो क्या करते थे वो एक पर्टिकुलर एरिया जिसको हम बोल रहे हैं डेक्कन के जो सुल्तान्स थे उनको एक नाम दिया जाता है द लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस यानी अश्वपति. सिमिलरली उन अरेबियन हॉर्स की डिमांड होने से क्या होता था कि विजयनगर एम्पायर के पास भी सप्लाई आता था, और विजयनगर एम्पायर के जो पर्टिकुलर जो मर्चेंट्स थे, जो हॉर्स के मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनको क्या बोला है? कुदिरई और चेट्टीज. दीज आर द नेम्स ऑफ हॉर्स ऑफ मर्चेंट्स ऑफ हॉर्सेस. ठीक है, पोर्टुगीज ट्रेडर्स भी होते थे, उन्होंने अपना रूलिंग और मिलिट्री स्टेशन एस्टेब्लिश किया और ट्रेडिंग करते थे. किसका? मिलिट्री टेक्नोलॉजी का ट्रेडिंग करते थे. और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनका स्पेशलिटी किस में था? मस्कट वॉज ए टाइप ऑफ पिस्टल और बंदूक. जो बंदूक हम बोलते हैं उसका एक टाइप था मस्कट, जो स्टार्टिंग था. विजयनगर भी ट्रेड करता था, टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड मैनी थिंग्स. हमने सब डिसाइड कर लिया. इसके बाद हमने डायनेस्टीज पढ़ी. 4 डायनेस्टी. संगम डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट. हरियर बुक्का फ्रॉम दैट डायनेस्टी. सेकेंड वॉज द सुलुवा वर द चीफ आर्मी चीफ ऑफ द संगम. They replaced the Sangam and established their own ruling. After that, the Tuluva became the rulers, and after the Tuluvas and after the Rakshas-Tangadi war, the Aravidu dynasty came into the era. ठीक है, the famous Krishnadev Rai empire, the emperor, famous emperor Krishnadev Rai from the Tuluva dynasty. It is an important question. कृष्णदेव राय का जो रूलिंग का टाइम पीरियड था वो क्या था? एक्सपांशन और कंसोलिडेशन. उसने अपने आप को एक्सपांड किया, रूलिंग को, और उसको मजबूत बनाया. उसने क्या किया था? टू एक्सपांड द विजयनगर एम्पायर. ही वॉन द फर्टाइल लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर. ही डिफीट द रूलर्स ऑफ उड़ीसा एंड वॉन द सेवरल बैटल्स इन द रूलर्स ऑफ बीजापुर. बीजापुर के जो रूलर्स थे उसकी बैटल्स होती थी और उसको भी उसने जीता था. उसकी टाइम पे उसने टैंक बनाए, उसने अलग अलग एक सबर्बन बनाया नागालापुरम करके. उसने उसकी मदर के नाम पर उसने एक नागालापुरम, एक सबर्बन, एक छोटा सा शहर भी बनाया नियर द विजयनगर एम्पायर. क्या हुआ? राक्षस तंगड़ी वॉर. कृष्णदेव राय जब की डेथ हुई उसके बाद क्या उसके रूलिंग के अंदर, रूलिंग यानी जो एम्पायर था उसके अंदर डिस्प्यूट आने लगे. डिस्प्यूट आने के बाद एक वॉर हुआ राक्षस तंगड़ी 1565 में हुआ. इसको तल्ली कोटा भी कहते हैं बिकॉज इट वाज फॉट इन द तल्ली कोटा जो मैदान है साउथ के अंदर विजयनगर के पास में, अपर साइड में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में. वहाँ पर द अलाइनमेंट बिटवीन द बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा वर्सेस द विजयनगर वर्सेस सामने कौन था? ट्रीटी या अलाइनमेंट ऑफ बीजापुर, गोलकुंडा एंड अहमदनगर. तीनों की टीम मिक्स में थी. इधर विजयनगर, दोनों के बीच में वॉर हुआ. रामा राय का बेटा सदाशिव राव, याद रखना, ये मैंने मेंशन नहीं किया. यस, वी कैन राइट इट. Who was from the Rama Rai? It was the सदाशिव राव. इसने इसकी तरफ से राक्षस तंगड़ी वॉर लड़ी. ठीक है, डिफीट हो गए विजयनगर एम्पायर. आफ्टर द डिफीट ऑफ विजयनगर एम्पायर क्या हुआ? दे डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. एक ने, तीनों ने, बीजापुर ने अपना पार्ट ले लिया, अहमदनगर ने अपना ले लिया, गोलकुंडा ने अपना पार्ट ले लिया. जो रिमेनिंग पार्ट था यानी ईस्टर्न पार्ट वो किसके पास रहने दिया?
इसको कहाँ तक रहने दिया, विजयनगर को दे दिया, और वहाँ पर अराविद डायनेस्टी 17th सेंचुरी तक रूलिंग करती रही। ठीक है, अब राक्षस तंगड़ी वॉर क्यों हुआ था, बिकॉज दे हैव मैनी डिस्प्यूट्स विथ ईच अदर। लेकिन कृष्णदेव राय के पहले जो रूलिंग होता था उस टाइम तक इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे। अहमदनगर और बीजापुर के जो रूलर्स थे उनसे अच्छे थे, बट सिमिलरली उसने क्या बोला है, यवन, एस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, ये किसका टाइटल था, इट वॉज द टाइटल ऑफ कृष्णदेव राय। वो अपने आप को एस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, यवन लोग जो बाहर से आए हैं आप फ्रॉम ईस्ट वेस्टर्न साइड से, यानी यवन यानी जो अरेबियन कंट्रीज़ के जो मुस्लिम लोग हैं वो आए हैं, उनको बोला यवन। तो एस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, इस मुसलमानों के जो राज्य का एस्टेब्लिशर था वो किसको मिला है टाइटल, कृष्णदेव राय को। और वो दोनों चाहते थे कि एक दूसरे के राज्य जो रूलिंग है वो स्टेबल रहे। बट आफ्टर द रामा राय केम इनटू द हिस्ट्री, रामा राय आता है तो वो थोड़ा क्या करता है, थोड़ा उथल पुथल करता है, यानी एक दूसरे को दूसरे से भिड़ाने लगता है। यानी उसने जो 3 डेक्कन के जो थे, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, वो क्या करता है, एक दूसरे को दूसरे के प्रति भड़काता था। और भड़काने के बाद दोनों के उसके बीच में डिस्प्यूट पैदा करता, तो इस डिस्प्यूट से परेशान होकर क्या किया, तीनों ने अलाइनमेंट कर लिया, तीनों साथ आ गए और तीनों साथ आए, उन्होंने विजयनगर पे अटैक कर दिया। इट वाज द राक्षस तंगड़ी वॉर इन 1565 एट द तल्लीकोटा मैदान। सो इट इज़ नेम्ड, इसको तल्लीकोटा राक्षस तंगड़ी नाम से कहते हैं। ठीक है, आफ्टर तल्लीकोटा सब खत्म हो गया, अब चलते हैं हम आगे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी पढ़ा, राय और नायका। राय कौन थे, द रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, नायकाज वर द आर्मी चीफ ऑफ द विजयनगर एम्पायर। एक सिस्टम आता अमर नायका सिस्टम। अमर नायका सिस्टम सिमिलर एज द इक्ता सिस्टम। अमर नायका जो सिस्टम था वो किसके सिमिलर था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें आती है जो हमने थोड़ा फास्ट में डिस्कशन कर लिया, एक बार इसको रिवाइज कर दे। राय कौन होते थे, वी नो दैट द रायज आर द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड द नायकाज वर द आर्मी चीफ ऑफ द मिलिट्री चीफ ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, इनका क्या काम होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फोर्ट्स जो किले होंगे उनका क्या करेंगे, उनके ऊपर अपना आर्मी आर्मी रखेंगे और वहाँ से कंट्रोलिंग करते थे सारे मिलिट्री जो एक्शंस ऑपरेशंस होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे। इनको जो नॉर्मल लोग थे, जो नॉर्मल पीजेंट लोग थे या विलेजर्स जो लोग थे, उनका सपोर्ट मिलता था, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में बात करते थे। ठीक है, एक नया सिस्टम आता है द अमर नायका सिस्टम। अमर नायका सिस्टम किसका सिमिलर है, एक सिस्टम चलता है इक्ता सिस्टम इन द मुगल एम्पायर। सल्तनत जो किस टाइम मुगल एम्पायर था तो उस समय जो एक सिस्टम चलता था उसको बोला है द अमर नायका सिस्टम। द अमर नायका सिस्टम वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन द एम्पायर। वॉट वी नो दैट अबाउट द अमर नायका सिस्टम, अमर नायकास कौन थे, दे वर ऑल्सो द आर्मी चीफ, बट दे हैव क्या करता था, जो रूलर होता था, जो नायका जो राय था, वो उनको क्या कर देता था, अलग अलग टेरिटरीज, स्मॉल लैंड्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था टू गवर्न दीज। उनको गवर्न करने के लिए उनको अलग अलग छोटी छोटी टेरिटरीज वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। वहाँ पर टैक्स कलेक्शन, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस, एक छोटी सी आर्मी भी उनको पास रखने पड़ती थी। ये 4-5 उसको सर्विस करनी होती थी टूवर्ड्स द किंग। अब उसको काम कर रहा है तो वहाँ पे पैसा भी मिलेगा, तो क्या करते थे, वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन होता था उसका पर्सनल यूज़, मिलिट्री का मेंटेनेंस, हाथियों की मिलिट्री रखता था तो मिलिट्री का मेंटेनेंस, और जो एग्रीकल्चर वर्क्स होते थे उनको बढ़ाने के लिए जो पैसा लगता था वो अपने पास रखता था। रिमेनिंग जो सरप्लस होता था ही यूज्ड टू गिव द किंग। इसके आगे अमर नायका लोग क्या करते थे, ओकेजनली परहैप्स इन द 1 ईयर, ओकेजनली वो क्या करते थे, राजा के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे और राजा को गिफ्ट्स भी देते थे। दे यूज्ड टू गिव द गिफ्ट्स टू द राजा किंग। एम्पायर जो एम्पायर होगा उसको गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करते थे ओकेजनली, नॉट एवरी मंथ एट एवरी डे, ओकेजनली। अलग अलग ओकेजन्स आए, कुछ फेस्टिवल्स आ गए तो वहाँ पे उसके सामने जाएंगे और उसको गिफ्ट्स देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि नायका और अमर नायका के अंदर समझ गए। अब अमर नायकास क्या होते थे, द गवर्नर ऑफ द स्मॉल लैंड्स, कभी कभी बड़े बड़े लैंड्स भी मिलते थे। अब अमर नायका क्या होते थे, पहले तो बोलते थे कि वी आर लॉयल टू द किंग, हमेशा वो अपनी लॉयलिटी को रिप्रेजेंट करते थे कि हम लॉयल हैं, ऑथोरिटी एक्सेप्ट करते हैं किंग का। लेकिन जब उनके पास ज़्यादा पावर आ जाता,
ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते किंग के साथ, तो अपने आप को अलग निकालते और बोलते कि हम राजा पे अटैक करेंगे। राजा पे अटैक किया, राजा अगर हार गया तो वो क्या करते थे, रूलिंग एस्टेब्लिश। संगम डायनेस्टी हमने पढ़ा है फर्स्ट, जो सुलुवाज आए थे, दे वर द आर्मी चीफ्स ऑफ द संगम, तुलुवाज वर द आर्मी चीफ ऑफ द संगम, सॉरी सुलुवाज, एंड द अराविदूज आर द आर्मी चीफ ऑफ द तुलुवाज। ये सब इनके आर्मी चीफ्स थे जिन्होंने इनके साथ रेबेल करके इनको डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप को वहाँ पर पुट कर दिया कि वी आर द रूलर्स। तो ये सिस्टम चलता था, अमरनायक सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इन दिस क्लास व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द सिटी स्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्सेज, फोर्टिफिकेशन इन द रॉड्स, द रॉयल सेंटर। ठीक स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वापस हमारा द सिटी स्ट्रक्चर, मैन हमारा टॉपिक एज वी रीड इन द लास्ट प्रीवियस क्लासेज इन द स्कूल। हमने हर बुक के अंदर एक एक हमको क्या मिलेगा, एक एक चैप्टर ऐसा मिलेगा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सिटी स्ट्रक्चर, टाउन प्लानिंग, अलग अलग चीज़ों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तीनों बुक्स के अंदर तीनों अलग अलग चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। फर्स्ट बुक में वी हैव रीड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड बुक के अंदर हमको विजयनगर एम्पायर का मिलेगा, एंड द लास्ट बुक थर्ड बुक के अंदर हमको एक कॉलोनल सिटी जिसके अंदर बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता के टाउन स्ट्रक्चर के बारे में हमको मिलेगा। ठीक है, सिटी स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं। पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा हमको इस सिटीज़ के बारे में मालूम कैसे पड़ता है। तो देर वर अभी यहाँ पे चलता है, अपना पेन ऑन करते हैं, ये पेन। अब सिटी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को देखना पड़ेगा। इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिलेंगे, टेम्पल्स में मिलेंगे। अलग अलग राइटर्स आए हैं, अलग अलग ट्रेवलर्स आए हैं, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इसको लिखा है। तो इंस्क्रिप्शन और ट्रेवलर्स की राइटिंग, इनके बारे में मिलेंगे। अब इंस्क्रिप्शन तो हमको मालूम है कि बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पर इंस्क्रिप्शन लगे हुए हैं, बट जो ट्रेवलर्स आए थे उनकी राइटिंग्स के बारे में हमको मालूम पड़ता है। तो ट्रेवलर्स कौन कौन से थे इनको देख लेते। हु वर द ट्रेवलर्स हु हैड विजिटेड द विजयनगर एम्पायर। 2 सेंचुरीज हमको देखना है। एस्टेब्लिश हुआ 14th सेंचुरी, कोई ट्रेवलर नहीं था। 15 और 16 सेंचुरी में 6 टोटल 6 3 एंड द 3 टोटल 6 ट्रेवलर्स कहाँ आए थे, विजयनगर एम्पायर, और 6 ही लोगों ने अपने अपने राइटिंग्स के अंदर विजयनगर के बारे में लिखा है। तो हमारा सबसे पहला ट्रेवलर कौन सा, निकोलो डी कांटी, इटालियन ट्रेडर था, नॉट द ट्रेवलर, ये ट्रेडर था। कहाँ आया था, विजयनगर एम्पायर में, निकोलो डी कांटी, याद रखना है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। निकोलो डी कांटी इटालियन ट्रेडर था, आया था। एक था अब्दुल रज्जाक समरकंदी। व्हाट वाज द नेम, अब्दुल रज्जाक समरकंदी। बुक में केवल अब्दुल रज्जाक मेंशन है। द लास्ट नेम ऑफ द अब्दुल रज्जाक इज समरकंदी बिकॉज ही इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम समरकंद which is situated in the Afghanistan, but in the north side of Afghanistan, present time in Uzbekistan और मे भी इन कजाकिस्तान। तो अब्दुल रज्जाक आया था। अब उसको किसने भेजा था, ही वाज सेंट टू द कोझिकोडे कैलिकट, पर्शियन जो किंग था उस एम्बेसडर बन के आया था। और कैलिकट कोझिकोडे एक जगह है, कहाँ पर, विजयनगर के अंदर। विजयनगर एम्पायर का जो रूलिंग था वहाँ पर है कोझिकोडे, प्रेजेंट नेम कैलिकट, या उस टाइम नेम होगा कैलिकट और प्रेजेंट नेम है उसका कोझिकोडे, वहाँ पर ये आया था। 15 सेंचुरीज़ की हम बात करें, 15 सेंचुरी के 3 ट्रेवलर्स थे। लास्ट अफानसी निकिटिन, रशियन ट्रेवलर था, अफानसी निकिटिन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चंस आपको या तो आरपीएससी या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर खूब मिलेंगे। बुक्स जो आपकी है, अगर आपने अपनी तीनों बुक्स को अच्छे से पढ़ा है तो खूब सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सॉल्व कर सकोगे। क्वेश्चन बन जाएगा, निकोलो डी कांटी किस एम्परर की रूलिंग में आया था, तो इट वाज केम इनटू द विजयनगर एम्पायर, और कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था। निकोलो डी कांटी, अब्दुल रज्जाक, अफानसी निकितिन। 16 सेंचुरी के अंदर भी ट्रेवलर्स आए थे। 16 सेंचुरी का मतलब कृष्णदेव राय एस्टेब्लिश इज रूलिंग इन मे बी इन 1509, हमने पीछे पढ़ा है। तो इसके टाइम पे जो आया था रूलर, ठीक है। 16 सेंचुरी के अंदर भी 3 आए थे। एक तो था दुआर्ते बारबोसा का नाम आपने सुना ही होगा, फेमस मूवी के अंदर आता है। कौन सी मूवी है, द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन।
कैप्टन जैक स्पैरो, उस मूवी के अंदर आता बारबोसा, बट इट वॉज द डिफरेंट बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा ये सब कहाँ से थे? पोर्टुगल से थे, तीनों पोर्टुगल से थे। डोमिंगो पेज, नूनीज और दुआर्ते बारबोसा, ये 3 लोग अलग अलग थे। ये 16th सेंचुरी के ट्रेवलर्स थे। और 15th सेंचुरी के ट्रेवलर्स कौन से थे? निकोलो डी कांटे, अल्फांसो निकिटिन, लास्ट वॉज द अब्दुल रज्जाक समरकंदी फ्रॉम पर्शिया, Nikitin from Russia, and the Niccolo di Conti from Italy. But remaining in the 16th century travelers, Duarte Barbosa, Domingo Pez and Nunes are from the Portugal. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक कुछ स्प्रॉलिंग सिटी जो डोमिंगो पेज विच केम इनटू द 16th century wrote about the विजयनगर एम्पायर. What did he wrote about the विजयनगर एम्पायर? He is in writing. हम पढ़ लेते हैं. The size of the city I do not write here because it cannot all be seen from any one spot, but I climbed a hill whence I could see a great part of it. I could not see it all because it lies between several range of hills. What I saw from thence seemed to me as large as Rome and very beautiful to the sight. There are many groves of trees within it, the gardens of the houses, and many conduits of water which flow into the midst of it, and in places there lakes, and the king has close to his palace a palm grove and अदर रिच फ्रूट बियरिंग ट्रीज. उसने सिटीज़ के बारे में बोला कि सिटीज़ बहुत, और मैं उसकी साइज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जब एक पहाड़ी पर चढ़ता हूँ, व्हेन आई क्लाइंब टू दिस स्टिल, एक हिल पर चढ़ता हूँ, मैं इसका बहुत बड़ा पार्ट देखता हूँ. ये रोम के बड़ी सिटी से भी बड़ा है. राजा का जो पैलेस है, द किंग्स पैलेस, वो बड़े बड़े रिच फ्रूट के जो फलदार जो वृक्ष होते हैं, फलदार जो पेड़ होते हैं, उसके चारों तरफ से गिरा हुआ. उसने किसने लिखा? ये डोमिंगो पेज, विच केम इनटू द 16th सेंचुरी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पोर्टुगल से था. और कब आया था? 16th सेंचुरी में आया था. और 16th सेंचुरी के अंदर सब ध्यान रखना, रूलर्स कौन था? कृष्णदेव राय के टाइम की रूलिंग. ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो आगे चलते हैं. हाँ, अब सिटीज़ का हमने पढ़ लिया, सिटी स्ट्रक्चर कौन ट्रेवलर्स थे. अब आता है सिटीज़ के अंदर वाटर रिसोर्सेज कैसे थे. एज वी सी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने क्या देखा था? कौन सा था? उसको हम बोलते हैं द सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम. पानी के लिए हमने कुएं देखे, द ग्रेट बाथ देखा, द वाटर रिजर्वायर फाउंड इन धोलावीरा एंड मैनी अदर थिंग्स अबाउट द वाटर. तो हम भी इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? वाटर रिसोर्सेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे. अब वाटर रिसोर्सेज हमको क्या मालूम पड़ता है? मैंने इसमें मेंशन किया है. द विजयनगर इज सिचुएटेड बिटवीन द 2 रिवर्स. सबको मालूम है कौन सी? द तुंगभद्रा एंड द कृष्णा रिवर. तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर के बीच में क्या है अपना? विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड है. द तुंगभद्राज बेसिन. अब क्या करते थे? तुंगभद्रा और विजयनगर है जो ये ऐसे चल रही है ये रिवर्स. तो ये इस वाला पार्ट तो हो गया, तो फर्टाइल लैंड हो गया, इसके लिए वॉर होता था. लेकिन एक इसका बेसिन ये वाला पार्ट होता था. ये किसका है? तुंगभद्रा का. तो इसका जो ये पार्ट है, ये वाला जो लैंड है, इसके ऊपर इन्होंने बोला है कहते तुंगभद्राज बेसिन मेक इट इट्स लैंड प्रोडक्टिव. जो तुंगभद्रा का जो बेसिन था वो यहाँ के लैंड को प्रोडक्टिव, यानी एग्रीकल्चरल के लिए प्रोडक्टिव बहुत अच्छा था. एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा होता था. कल्टीवेशन, क्रॉप्स जो होती थी बहुत अच्छी होती थी. तुंगभद्रा रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ द कैपिटल. अब अगर इसका कैपिटल हम ड्रॉ करें, कहाँ बहेगी? ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. यही मालूम है हमको, ये वाला फर्टाइल लैंड के लिए वॉर होता था, तो ये वाला एरिया कौन सा हो गया? तुंगभद्रा रिवर का बेसिन हो गया. ये प्रोडक्टिव था, इसके लिए वॉर्स होते थे. द विजयनगर इज सराउंडेड बाई ग्रेनाइट हिल्स. ग्रेनाइट हिल्स कहाँ है? सराउंडेड बाई. विजयनगर एम्पायर जो था वो सराउंडेड था. पूरा जो विजयनगर जो एम्पायर या जो कैपिटल था विजयनगर, वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ था? ग्रेनाइट की हिल्स, बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थी. ग्रेनाइट क्या है? इट इज़ नॉट ग्रेफाइट, इट्स ग्रेनाइट. एक ब्लैक कलर का पत्थर आता है जो हमारे स्कूल में भी कहीं कहीं लगा हुआ है. अगर आपने गौर किया होगा तो जो सीढ़ियाँ जो बनी हुई है वो कुछ जो स्कूल के अंदर भी हमको देखेंगे तो वहाँ पे मिल सकता है. जो ब्लैक कलर का जो स्टोन आता है जिसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस बनी होती है. जैसे वाइट कलर का मार्बल हो गया, ऐसे
ब्लैक कलर का एक स्टोन आता है, उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। उस ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी हिल्स थी। कहाँ पर? विजयनगर कैपिटल के चारों ओर। दस विजयनगर कैपिटल वाज सराउंडेड बाय द ग्रेनाइट हिल्स बाय विच द मैनी वाटर स्ट्रीम्स आर कमिंग टू द कैपिटल। अब बड़ी बड़ी ग्रेनाइट हिल्स से क्या होती थी? ग्रेनाइट हिल्स हैं चारों तरफ, तो ऊपर जब बारिश होगी, बिकॉज इट वाज सिचुएटेड इन एरिड जोन, नॉट सेमी एरिड जोन, थोड़ा सा एरिड जोन था, तो वहाँ पर क्या होता था? बारिश अच्छी होती थी, क्योंकि साउथ वाला एरिया गोवा के थोड़ा नीचे वाला है, तो उधर पानी अच्छा बरसता था। एवरी टाइम टेम्परेचर एक जैसा रहता था, बट रेनी सीजन थोड़ा अच्छा था। तो पानी बरसेगा तो कहाँ गिरेगा? अगर मान लीजिए ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया है। अब यहाँ पानी बरसेगा तो यहाँ से वाटर स्ट्रीम आ गई, पानी की कुछ धारा आ गई, यहाँ से पानी आ गया, यहाँ से पानी आ गया। तो इस सिटी के अंदर क्या होता था कि अलग अलग साइड से क्या होता था? वाटर स्ट्रीम यानी पानी की धाराएं, पानी की अलग अलग स्ट्रीम्स चलती थी। ग्रेनाइट हिल से पानी अंदर आता रहता था सिटी के अंदर। अब पानी आ तो रहा है, अब इस पानी को रिजर्व करना है। द वाटर केम फ्रॉम द स्ट्रीम्स और द रेन, ठीक है, और द रिवर, कहीं से भी पानी आ रहा है, हम उसको क्या करना है? रिजर्व करना पड़ेगा। तो एक टेक्निक होती है, वाटर रिजर्वेशन सिस्टम वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो मैनी टैंक्स वर बिल्ट टू रिजर्व द वाटर ऑफ स्ट्रीम एंड रेन वाटर्स। अब उन्होंने क्या किया था? इस वाटर को, जो वाटर स्ट्रीम से आ रहा है, जो वाटर रिवर से आ रहा है, जो वाटर रेन से आ रहा है, तो तीनों, रेन, वाटर स्ट्रीम या रिवर से जो आ रहा है, उसको रिजर्व करना पड़ेगा। टू द रिजर्वेशन, फॉर द रिजर्वेशन दे हैव मेड द वाटर टैंक्स। उन्होंने वाटर टैंक्स बना रखे हैं। मैनी टैंक्स वर बिल्ट टू रिजर्व द वाटर फ्रॉम स्ट्रीम एंड रेन वाटर्स। उन्होंने बड़े बड़े टैंक्स बना लिए। ऐसे ही एक टैंक का नाम है कमलापुरम। द कमलापुरम टैंक्स वर बिल्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ द वाटर इन विजयनगर एम्पायर, मेड इन 15th सेंचुरी। पानी का रिजर्वेशन करने के लिए एक बहुत बड़ा टैंक बना है जिसका नाम है कमलापुरम। और कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट इसको डिफरेंट जो टैंक्स बने थे उस एरिया के अंदर, उन सब का जो ग्रुप है उसको भी बोल देते कमलापुरम, बिकॉज कमलापुरम तो एक टैंक का, कुछ लोग इस केवल एक सिंगल टैंक को बोलते कमलापुरम, और कुछ जैसे ये टैंक यहाँ बना, ये टैंक यहाँ बना, ये टैंक्स, ये खूब सारे टैंक्स बने हुए हैं। तो इन टैंक्स का जो पूरा ग्रुप है, इस जगह को इसको बोल दिया कि कमलापुरम, यानी यहाँ पर सारे टैंक का पुर है, इसलिए इसको बोल दिया कमलापुरम। तो इन्होंने वाटर रिजर्वायर के लिए उन्होंने क्या किया? वाटर रिजर्वेशन के लिए उन्होंने टैंक्स बनाए, 15th सेंचुरी में बने। वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरीगेटेड फील्ड्स नियर बाई बट वॉज ऑल्सो कंडक्टेड थ्रू ए चैनल टू द रॉयल सेंटर। अब ये जो पानी आ रहा है, वाटर फ्रॉम द टैंक्स और स्ट्रीम्स, इस पानी को क्या करेंगे? वो केवल इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, नॉट ओनली फॉर द इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, पौधों, एग्रीकल्चर को पानी नहीं देंगे। जो रॉयल सेंटर, यानी जो रॉयल सेंटर अगर हम पढ़ते हैं, आगे बताऊंगा, तो रॉयल सेंटर कहाँ है? अगर ये कैपिटल है तो रॉयल सेंटर इसके नॉर्थ साउथ वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में तुंगभद्रा रिवर का लैंड है, और ये वाला जो एरिया यहाँ पर क्या है? रॉयल सेंटर। तो रॉयल सेंटर के पास भी पानी पहुँचना चाहिए, तो यहाँ से इरिगेशन के अलावा भी रॉयल सेंटर में भी क्या करता था? पानी यहाँ से पहुँचता था, ठीक है। बट वॉज ऑल्सो कंडक्टेड थ्रू ए चैनल टू द रॉयल सेंटर। एक पूरा उन्होंने चैनल बना रखा था, इंग्लिश चैनल है ना, जैसे कि किसको जोड़ता है इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल यूरोप और एशिया को जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है। देखिए, जो ब्लू बॉक्स है जो मैंने बुक से ही उठाए हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे, बट मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इनको यहाँ लिख दिए। पढ़ लेते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। अबाउट ए टैंक कंस्ट्रक्टेड, मैं इसको लाइन कर देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको याद रहे। हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अबाउट ए टैंक कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्ण देव राय। एक टैंक किसने बनाया? कृष्ण देव राय ने। और उसके बारे में कौन लिखता है? डोमिंगो पेज। डोमिंगो पेज फ्रॉम पुर्तगाल, एंड ही केम इन द 16th सेंचुरी। पोर्टुगल के लिए कौन खेलता है? रोनाल्डो भी खेलता है, और पुर्तगाल से पेस भी आया था। द किंग मेड ए टैंक एट द माउथ ऑफ 2 हिल्स। किंग ने क्या किया? एक टैंक बनाया एट द 2 हिल्स के माउथ के ऊपर, सो दैट ऑल द वाटर विच कम्स फ्रॉम इधर वन साइड और द अदर कलेक्ट्स देयर। और उसने दो, इधर से आए पानी चाहे उधर से आए, एक ही जगह इकट्ठा होता था।
बाई पाइप्स विच रन अलॉन्ग द लोअर पार्ट्स ऑफ द रेंज आउटसाइड, और पाइप्स उसने बना रखे तो वहाँ से सीधा पानी कहाँ मिलता था, लोअर साइड ऑफ द रेंज, और नीचे की साइड में मिल जाता था. दिस वाटर इज ब्रॉट फ्रॉम ए लेक विच इट सेल्फ और फ्लोज इन टू ए लिटिल रिवर. एक पानी जो आता था वो कहाँ पर इकट्ठा होता था, एक लेक में जाता था, और कभी कभी वो लेक एक नदी के कारण ओवरफ्लोज होती रहती थी. दिस कॉन्सेप्ट सॉरी दिस द टैंक हैज़ 3 लार्ज पिलर्स हैंडसमली कार्व्ड. इस जो टैंक है जो उसमें बनाया उसने, तो टैंक चारों 3 तरफ से क्या है, अलग अलग पिलर्स लगे हुए हैं. हैड 3 पिलर्स, बहुत सुंदर उस पर कार्विंग यानी उस पर खुदाई हुई, अच्छे अच्छे डिजाइंस बनी हुई. दिस कनेक्ट अबाउट द सर्टेन pipes by which they got water when they have to irrigate their gardens and which rice fields in order to make these things. The said king tank, the said king broke down hail in the tank. I saw so many people at work that there must have been 15 or 20,000 men looking like ants. उस टैंक को बनाने के लिए 20 और 25,000 लोग कीड़ी मकोड़ों के जैसे काम कर रहे थे. टैंक से क्या होता था, सब जगह इरिगेशन, राइस फील्ड्स के अंदर इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता था. टैंक्स के बारे में किसने लिखा, डोमिंगो पेस. एक टैंक बनाया था किसने. अब इससे क्या मालूम पड़ता है कि खेती के लिए टैंक होते थे, रॉयल सेंटर के लिए पानी जाता था, बड़े बड़े टैंक बनते थे. जैसे डोमिंगो पेस ने बोला कि 20 से 25,000 लोग लाइक वर्किंग लाइक सेंट्स, और वहाँ से देखते तो कीड़ी मकोड़ों जैसे वो दिखते उनको. अच्छी अच्छी डिज़ाइंस होती थी. लेक भी बनाई, इसका मतलब लेक थी, इसका मतलब वो लेक्स का कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने किया है, पहाड़ी को काट के उसने बनाया है, तो अच्छा था. एक आती है हिरिया कैनल. दिस कैनल वाज मेड फॉर सप्लाइंग वाटर नीड्स टू द अर्बन साइड एज वेल एज सेक्रेट सेंटर. दिस कैनल गोट वाटर फ्रॉम, और दिस कैनल इज मेड ऑन ए डैम विच इज़ बिल्ट टू द तुंगभद्रा रिवर. दिस वाज बिल्ट बाय संगम डायनेस्टी. क्या है कि एक हिरिया कैनल है, कैनल का नाम, कैनल यानी एक नहर है जिसका नाम है हिरिया. वो क्या करती है, मेड अप फॉर सप्लाइंग वाटर नीड्स अर्बन साइड एज वेल एट द सेक्रेट सेंटर. सेक्रेट सेंटर्स यानी बीच में सेक्रेट सेंटर्स, इधर रॉयल सेंटर आर एस, और इस साइड वाले एरिया के अंदर है अपना अर्बन सेंटर, तो आर एस यू. तो अर्बन सेंटर के जो वाटर सप्लाई वो भी मिल गया. सेक्रेट सेंटर का सप्लाई भी होता था, वो कहाँ से होता था, हिरिया कैनल से. हिरिया कैनल किस पर बनाई गई थी, मेड ऑन ए डैम विच बिल्ट ऑन द तुंगभद्रा रिवर पर एक डैम बनाया गया था, उससे कनेक्ट थी हिरिया कैनल. जैसे मेजा डैम है उसके ऊपर एक कैनल बनी हुई है जिससे भिलवाड़ा के अंदर वाटर सप्लाई होता है. सिमिलरली तुंगभद्रा रिवर के जो अपना मेजा डैम है वो कोठारी रिवर पे है. सिमिलरली विजयनगर के अंदर क्या था, तुंगभद्रा रिवर जो थी उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक डैम बनाया था, और इस डैम से उन्होंने एक कैनल निकाला था जो हिरिया कैनल थी, जो अर्बन सेंटर एज वेल एज द सेक्रेट सेंटर दोनों के लिए वाटर सप्लाई का काम करती थी. आगे चलते हैं. वाटर रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया. टैंक्स बनाते थे, वाटर का रिजर्वेशन करते थे, लेक्स बनाए उन्होंने, डैम बनाए थे, और जो पानी का काम कहाँ होता था, इरिगेशन फॉर द राइस फील्ड्स, एग्रीकल्चर, एज वेल एज द रॉयल सेंटर की जो पानी की नीड होती थी वो भी सप्लाई होती थी. रिवर्स के फर्टाइल रिवर से भी कैनल्स बनती थी, रिवर पर डैम बनाए जाते थे. सब हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया. वाटर रिजर्वेशन अच्छा था, ये ध्यान रखना है. इसके अगले टॉपिक आता था फोर्टिफिकेशन एंड द रोड्स. यानी अगर इतना बड़ा एम्पायर बनाया तो उसका फोर्टिफिकेशन भी किया होगा, उससे रोड्स भी कनेक्ट होंगे. तो फोर्टिफिकेशन के लिए हमको पढ़ना है कि एक अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसका हमने पहले डिस्क्रिप्शन दिया, ही वॉज केम फ्रॉम द पर्शियन एम्बेसडर. ही वॉज द पर्शियन एम्बेसडर. पर्शिया का जो रूलर था उसका एम्बेसडर बन के विजयनगर एम्पायर में आया था. तो वो अपने राइटिंग्स के अंदर उसके फोर्टिफिकेशन के बारे में लिखता है. किसके फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन क्या होता है समझ लीजिए. अगर ये कोई बीच में किला बना है, कैपिटल बना हुआ है, इसके अलग अलग छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये सब ठीक है, तो इसके चारों तरफ से इसको सिक्योर किया जाता है बाउंड्री बना के. तो ऐसे फोर्टिफिकेशन का उसने मेंशन किया है. तो उसने मेंशन किया है, तो उसको पढ़ लेते हैं. ही इम्प्रेस्ड बाई फोर्टिफिकेशन एंड मेंशन द 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स. अब उसने क्या बोला है कि जो एम्पायर है, जो कैपिटल है, वो कितनी लाइन्स, उसके अंदर कितनी फोर्ट्स की लाइन है, 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स, यानी 7 लाइन बनी हुई है. अब कैसे 7 लाइन होगी इसको समझ लीजिए. अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो एक, ठीक है यही कर देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखिएगा कलर थोड़ा चेंज होगा. ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये फिर एक बार बना दी मैंने थर्ड लाइन,
4th, 5th, 6th एंड लास्ट अंडर 7, ये 7 लाइन्स उसने किसकी बताई है, ऑफ द फोर्ट्स। फिर इसके आगे पढ़ते हैं, दीज लाइन्स वर कनेक्टेड नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो द हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। अब ये जो लाइन्स हैं केवल सिटी को कवर नहीं करती थी, ये किसको भी कवर करती थी, जो दूसरे जो हैं हिंटरलैंड यानी एग्रीकल्चर के जो फील्ड हैं उसको भी कंट्रोल करती थी। किसको करती थी, दीज लाइन्स कनेक्ट नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो द हिंटरलैंड एंड द फॉरेस्ट। समझ गए आपको, 7 लाइन्स उन्होंने बनाई, यानी 7 राउंड थे, चक्रव्यूह था ना जैसे 7 राउंड का, वैसे ही क्या था उसके जो फोर्ट्स की लाइन थी वो कितनी थी। अभी आप सब महाभारत देख ही रहे होंगे तो उसके अंदर आता ना अभिमन्यु का 7 सर्कल, जिसके अंदर अभिमन्यु मर जाता है, चक्रव्यूह। सिमिलरली अब्दुल रज्जाक ने क्या बताया कि जो विजयनगर एम्पायर का फोर्टिफिकेशन था उसकी कितनी लाइन्स थी, 7 लाइन्स में था। द आउटर मोस्ट वॉल कनेक्ट द हिल्स विथ इट एंड दिस स्ट्रक्चर इज स्लाइटली टेपर्ड। और जो लास्ट का जो सबसे लास्ट की जो लाइन थी वो किससे कनेक्ट होती थी, हिल से, जो हमने सुना ना ग्रेनाइट हिल से सराउंडेड था वहीं से कनेक्ट होती थी। और स्लाइटली टेपर्ड यानी इस डिज़ाइन के अंदर ऐसे बनी हुई होती, थोड़ी सी झुकी हुई, शुंडाकार इसको हिंदी में बोलते हैं। नो यूज़ ऑफ सीमेंट और मोर्टार। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए आप कि इस पूरे फोर्टिफिकेशन में कहीं पर भी सीमेंट या उन्होंने चूना या मिट्टी गला के कुछ नहीं चिपकाया है। क्या किया है, द स्टोन वर वेज्ड शेप्ड, द स्टोन वर वेज्ड शेप्ड एंड द इनर साइड ऑफ वॉल्स वर अर्थ पैक्ड विथ रबल। क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने उस जो पत्थर जो थे फोर्टिफिकेशन किया तो वहाँ पर देर इज़ ऑब्वियसली देर इज़ नीड ऑफ स्टोन्स, वहाँ पर स्टोन्स की नीड है, बट उन्होंने स्टोन्स को चिपकाने के लिए उन्होंने कोई सीमेंट नहीं भरा अंदर, ईंटें जैसे हम चिपकाते तो सीमेंट लगाते हैं, और अदर मोर्टार यानी चूना पानी मिट्टी को मिलाकर एक मोर्टार बनते हैं जैसे पुराने घरों में बनता था चूना, वैसा उन्होंने कोई भी मोर्टार यूज़ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पत्थर ही ऐसे काट काट के जमाए हैं कि वो पूरे के पूरे जम गए वहाँ पर। द इनर साइड ऑफ वॉल्स वर अर्थ पैक्ड विथ रबल। और जो अंदर की जो साइड्स थी किसकी, वॉल की, वो अर्थ पैक्ड विथ रबल, और वो क्या करती, ज़मीन से बिल्कुल जुड़ी हुई थी। और उन्होंने ज़मीन से जुड़ने के लिए बिल्कुल ऐसे गोदी यानी एकदम अंदर खड्डा खोद के उनको ज़मीन के अंदर जोड़ रखा था। अब क्या होता है कि जब ऐसे फोर्टिफिकेशन किया ये, तो अभी आपने चित्तौड़ का किला देखा होगा, कभी गए हैं तो ऐसा सर्कल है और ऐसे थोड़े से थोड़े एरिया बाहर निकले हुए हैं, ये ऐसे नीचे वाला एरिया, ये सर्कल देखिए, तो इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर बेशंस। ये देखिए ये एक सर्कल है, इसके सीधा गया, फिर एक सर्कल आ गया, फिर एक सर्कल आ गया, ऐसे इनको बोलते, हिंदी में बोलते बुर्ज और इंग्लिश में बोलते बेस्टन्स। तो ये रेक्टेंगुलर ऐसे नहीं, गोल नहीं थे, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर थे, ये ऐसे बाहर निकले हुए थे। ये उसके कितने खूब सारे बने हुए थे रेक्टेंगुलर बेस्टन्स, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, बाहर की ओर निकले हुए थे। ये कब काम आते हैं, इनके ऊपर कोई खड़ा होकर तीरंदाजी कर सके, केवल दीवार पे खड़ा नहीं होगा, इसके ऊपर 5-7 जने साथ में खड़े हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये अगर ये सर्कल है तो ऐसे चौकुट बने होते हैं, नॉट सर्कुलर, ये ऐसे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के रूप में। फिर आगे चलते हैं, एनक्लोज्ड एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स वर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वॉल्स। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द वॉल्स, फोर्टिफिकेशन वॉल्स का एक स्पेसिफिकेशन क्या था, द एनक्लोज्ड एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स। एनक्लोज एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, देखिए ये जैसे लाइन बनाई हमने, 2 लाइन्स का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, तो इनके बीच में क्या होता है, जो जगह जो छूट रही है, ये जो जगह छूटी है यहाँ पे देखिए, ये हमने एक सर्कल दिया, ये सर्कल दिया, इसके बीच की जो ये जगह छूट रही है, अब ये खाली नहीं है कि इसके अंदर कुछ मैदान बना दिया है, कुछ कर दिया, इन लोगों ने इसके बीच में क्या करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर। यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज थे, वाटर रिजर्वायर थे, यहाँ पर वो क्या करते थे, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर हाउसेज भी बना रखे थे। 3 चीज़ें इनकी यहाँ पर थी, एग्रीकल्चर करते थे इस बीच वाली जगह में, ये देखिए इनका माइंड, बीच में तो रॉयल सेंटर सिटी चल रहा है जो चल रहा है इम्पीरियल,
इनके बीच की जो जगह है ये देखिए, इसके बीच में भी इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर किया है, वाटर रिजर्व, वाटर रिसोर्सेज हो गए, हाउसेस बने हुए हैं। फिर एक और सर्कल के बीच में से 1 से 2, 2 से 3 चलते जाएंगे तो हमको अलग अलग चीज़ें मिलती जाएगी। किसी में एग्रीकल्चर हुआ है, किसी में हाउसेस बने, किसी में वाटर रिजर्वेशन हुआ है, किसी के अंदर उन्होंने मिलिट्री का कुछ सिस्टम डेवलप किया, तो सब कुछ होता था। ये इसका स्पेसिफिकेशन है किसका, फोर्टिफिकेशन का। अब क्या करते हैं कि बिटवीन द फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉल यू विल फाइंड द कल्टिवेटेड फील्ड्स, द गार्डन्स भी होंगे, द हाउसेज। बिटवीन दिस देयर वर फील्ड्स ऑफ राइस एंड गार्डन्स, वहाँ पर राइस और क्या राइस के जो बड़े बड़े खेत होते थे। वाटर रिजर्वेशन, दिस ट्रैक्ट्स सर्विस्ड बाय एन एलेबोरेट कैनल सिस्टम ड्राइविंग वाटर फ्रॉम द तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा से नहर आएगी, वो इस दीवार को क्रॉस करेगी, इस पानी से, ये दीवार जो बनी है सर्कुलर, इससे आएगी, फिर अंदर अंदर सब जगह कल्टीवेशन, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पर इरिगेशन के लिए क्या होता था, पानी की ज़रूरत है। अब दीवारों के अंदर पानी होता तो दीवारों के अंदर से नहर उन्होंने निकाल रखी थी, इतना तगड़ा टेक्नोलॉजी था वहाँ का। एलेबोरेट कैनल सिस्टम, बहुत बड़े कैनल सिस्टम, कहीं से नीचे से घुस के पानी निकल रहा है, कभी दीवार को तोड़ के पानी आ रहा है, और उनको वापस कंट्रोलिंग किया, तो एलेबोरेट कैनल सिस्टम वहाँ पर था। ठीक है, और कहाँ से आता था कैनल का पानी, तुंगभद्रा, क्योंकि तुंगभद्रा इनके पास पड़ती थी। कृष्णा अपर साइड में थी, तुंगभद्रा नीचे की साइड में। आगे चलते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि वाई दीज एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स वर बीन देयर, यानी वो एग्रीकल्चर के ट्रैक्ट्स वहाँ पर थे क्यों, वहाँ पर मिले क्यों, कुछ क्या कारण था कि उन लोगों ने उस इतने सारे उन्होंने चक्रव्यूह क्रिएट किया फोर्टिफिकेशन वॉल्स का, और उनके बीच में उन्होंने एग्रीकल्चर किया। अब इसका रीज़न क्या होता है समझिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिडाइवल सीज was starve the defenders into submission. These sieges could be continued for months or the years, so the rulers made these tracts to handle this kind of situation. देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। क्या हुआ कि ए है, यहाँ से चला, इसने बी जो रूलिंग कर रहा है, फोर्ट है बी जहाँ पर रूल कर रहा है, यहाँ पर इसने अटैक कर दिया, इसको जीतना है, इसको फोर्ट है यहाँ पर, उसको जीतना है। फोर्ट के अंदर सारा पॉपुलेशन रह रहा है, लेकिन फोर्ट क्या होते थे, बहुत मजबूत होते थे, उनको तोड़ना कभी कभी इम्पॉसिबल होता था। जैसे अपने बीकानेर का लोहागढ़ है, बहुत मुश्किल से टूटता है, बट लोगों ने तोड़ा है। सिमिलरली वो क्या करते थे, फोर्ट्स के ऊपर अटैक करते थे। अब अटैक करने के साथ क्या करेंगे कि फोर्ट्स की जो फूड की जो सप्लाई होती थी वो आती थी, फोर्ट्स में तो खेती होती नहीं है। इनके अलावा बनाने का रीज़न बता रहे कि फोर्ट इतने बड़े नहीं, चित्तौड़ के किले में आप खेती नहीं कर सकते। सो वो क्या करते थे, आसपास के गांवों के अंदर खेती करते थे, एग्रीकल्चर इन द सराउंडिंग फील्ड्स। तो इन छोटे छोटे खेतों को क्या करते हैं, जब ए ने अटैक किया तो वो क्या करेगा, आते से ही क्या करेगा, बी के गेट तो बंद हो गई, ये गेट जो तो बंद हो गया, बट व्हेन द अटैक्ड, वो क्या करते थे, जो सारा जो आसपास के जो खेत थे इनको क्या करते थे, स्पॉइल करते थे, बिल्कुल रूइन, ख़त्म कर देते कि इनके पास फूड सप्लाई नहीं जाना चाहिए। गेट बंद है, अंदर जितना होगा, जितने दिन का खाना होगा उतना खाएंगे, फिर नहीं खाएंगे तो बाहर से मंगाएंगे, और बाहर खाना है नहीं, तो वो क्या करते थे, आसपास के सारे खेतों को उजाड़ देते थे। अब खेत उजड़ गए तो फूड का सप्लाई कैसे होगा। इस फूड की सप्लाई को पूरा करने के लिए लोग क्या किया, इन्होंने इतना तगड़ा फोर्टिफिकेशन किया। एक दीवार को जीता तो उसके अंदर उनको क्या मिल गया, खेती कर दी, तो वहाँ पर खेती से वहाँ का उनका सप्लाई पूरा किया। मान लीजिए एक उन्होंने ये वॉल को तोड़ दिया, यहाँ पर राइस के फील्ड से इसको तोड़ दिया, तो फिर सेकंड में वाटर रिजर्वेशन हो गया, थर्ड में उनको वापस क्या मिल गया, एग्रीकल्चर वापस मिल गया, फिर अंदर गार्डन्स मिल गया, अलग अलग चीज़ें मिलती थी। इसलिए वो क्या करते थे, इन फोर्टिफिकेशन की जो वॉल्स हैं इनके बीच में वो एग्रीकल्चर करते थे। इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिडाइवल सीज, वो सीज कर देते थे उसको, ताकि वो अगला आदमी उनके आके सरेंडर कर दे कि हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, आप लोग हम आपके सरेंडर होते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी सेवा स्वीकार करो। सरेंडर करवाने के लिए उनको वो लोग सारे खेत ख़त्म कर देते, इस फूड सप्लाई को पूरा करने के लिए वो लोग अंदर ही वापस एग्रीकल्चर स्टार्ट करते। द नायकास ऑफ द विजयनगर एलेबोरेट द स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चर बेल्ट इटसेल्फ। सेकेंड लाइन, went round to the inner core of the urban center and the third for the royal center। क्या होती थी, जो फोर्टिफिकेशन की जो लाइंस थी, एक लाइन तो हमने पढ़ ली, 7 लाइन पहले के अंदर अलग अलग चीज़ें मिलेगी। सेकंड लाइन क्या करती थी, अर्बन सेंटर को कंट्रोल करती थी, और जो थर्ड जो है वो रॉयल सेंटर के लिए होती थी। ऐसे खूब सारी 7 लाइन्स उसने मेंशन की कि फर्स्ट सेकंड लाइन के अंदर अर्बन सेंटर मिल जाएगा और थर्ड के अंदर उनको रॉयल सेंटर मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं। हाँ, द फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स के अंदर अब देखिए उन्होंने क्या किया, जो फोर्टिफिकेशन का जो रोड, इसको पढ़ते हैं हम, बुक में लिखा है क्या,
द फोर्ट वाज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स। अब एंट्रेंस, फोर्ट्स के अंदर एंट्रेंस कैसे होता है, तो फोर्ट्स के अंदर एंट्रेंस होने के लिए क्या होता था, वेल गार्डेड, यानी वहाँ पर अच्छा गार्ड्स होते थे गेट्स के ऊपर, विच लिंक द सिटी टू द मेजर रोड्स। और जो गेट्स होंगे वो क्या करेंगे, गेट्स जो है वो कहाँ बने होते थे, मेजर रोड जो होगा सिटी का, बड़े बड़े रोड, वहाँ पर वो गेट्स बनाते थे। गेटवेज वर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर्स दैट ऑफन डिफाइंड द स्ट्रक्चर टू विच द रेगुलेटेड एक्सेस। इनका एक डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर होता था, जैसा कि इसके अंदर ये मेंशन है, ठीक है। द आर्क ऑन द गेटवे लीडिंग इन टू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज वेल एज द डॉम ओवर द गेट, ये इसको बोला है गोपुरम। मैंने बताया था ना गोपुरम, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर में बनते थे, इसको डोम बोला है। ये डोम उनके ऊपर बना होता था। गेट, फोर्टिफिकेशन का जो गेट है, फोर्टिफिकेशन वॉल्स के जो गेट है, उनके ऊपर ऐसा डोम बना होता था। आर रिगार्डेड एज टाइपिकल फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चरल इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्किश सुल्तान। जो टर्की के सुल्तान होते हैं उन लोगों ने ऐसा टेक्निक यूज़ किया था कि अपने गेट के ऊपर क्या करते हैं, डोम बनाते हैं। लेकिन अब ये साउथ का स्टाइल है तो साउथ के लोगों ने ऐसा बनाया। जो टर्किश जो सुल्तान थे वो लोग क्या करते थे, डोम वैसा गोल गुम्बद बना देते थे गेट के ऊपर, लेकिन इन लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। और कुछ लोग इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल बोलते हैं। इंडो इस्लामिक स्टाइल हम विल डिस्कस इन द थर्ड बुक, जब हम कॉलोनियल सिटीज़ पढ़ेंगे उसके अंदर इंडो इस्लामिक स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। एज इट ग्रू कंटिन्यूअली थ्रू द इंटरेक्शन विथ लोकल बिल्डिंग्स प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो रोड्स हमने तो पढ़ लिया, एंट्रेंस इन द फोर्ट्स के जो गेटवेज होंगे मेजर रोड से कनेक्टेड होते थे, वेल गार्डेड होते थे, और उनके ऊपर जो गेट्स बने उनके ऊपर डोम बने होते थे। टर्किश सुल्तान जो अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल में इनको यूज़ करते थे, इंडो इस्लामिक स्टाइल है। अब रोड्स क्या होंगे, रोड्स जनरली वाउंड अराउंड द थ्रू द वैलीज अवॉइडिंग रॉकी टेरेन। पहाड़ों की वजह वो क्या करते थे, वैलीज से होना, वैली क्या होती है, छोटी छोटी घाटियों से होकर निकलना पसंद करते थे, बड़ी बड़ी ऊँचे पहाड़ों की वजह। Some of the most important roads extended from the temple gateways and were lined to by बाजार। कभी कभी बड़े बड़े गेट जो होते थे, सॉरी जो रोड्स होते थे वो कहाँ से निकलते थे, मंदिरों के बड़े बड़े गेट से निकलते थे, कि मंदिर के गेट के बाहर बहुत बड़ा रोड स्टार्ट होता था, और कभी कभी बाज़ारों से जुड़े होते थे बड़े बड़े रोड्स। ये रोड्स हो गया, फोर्टिफिकेशन हो गया। अगली टर्म आती है द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया क्या है, हमने जैसे बताया, एट द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ द टाउन। अगर ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में क्या था, अर्बन एरिया था। अर्बन एरिया, अर्बन और रूरल। अर्बन यानी थोड़ा सा हाई, रॉयल नहीं, अर्बन मिडाइवल, मिड में आ जाता है। एट द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ द टाउन आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द फाइन चाइनीज पर्सिलियन दैट आइडेंटिफाइड द हाउस ऑफ रिच। यानी क्या मिला उनको, अर्बन सेंटर जो नॉर्थ ईस्ट साइड में था वहाँ पर उनको थोड़ा चाइनीज़ पर्सिलियन मिला, यानी चाइनीज़ जो पर्सिलियन महंगा होता है, चाइनीज़ मिट्टी वो मिली है। अब महंगी मिट्टी का यूज़, इसका मतलब वहाँ पर कौन लोग रहते थे, आइडेंटिफाइड द हाउस ऑफ रिच। देयर आल्सो फाउंड द इम्पीरियल मुस्लिम स्ट्रीट, और वहाँ पर कुछ बड़े मुस्लिम स्ट्रीट भी मिली हैं, मुस्लिम लोगों की महंगी, यानी जो रिचेस्ट मुस्लिम थे उनकी स्ट्रीट भी मिली हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉस्क्यूज और टॉम भी, मॉस्क्यू यानी मस्जिद और टॉम यानी मकबरे मिले हैं। अब उनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था किसका, टॉम और मॉस्क्यूज का, वो किसके सिमिलर था, स्ट्रीट्स देयर स्ट्रक्चर ऑफ टॉम एंड मॉस्क्यूज आर सिमिलर टू गोपुरम एट हम्पी। जो हम्पी में जो गोपुरम थे, गेट्स जो थे उनके स्ट्रक्चर से मिलता जुलता था। दे फाउंड देयर वर मैनी कल्ट्स इन ट्रेंड्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिलता है, वहाँ पे अलग अलग श्राइन्स, यानी छोटे छोटे अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर मिले हैं, अलग अलग छोटे छोटे टेम्पल्स मिले हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है, मैनी स्मॉल श्राइन्स एंड टेम्पल हैव बीन फाउंडेड, यानी मैनी कल्ट्स, और अलग अलग, इससे क्या मालूम पड़ता है, अलग अलग मंदिर अलग अलग होने से क्या मालूम पड़ता है कि वहाँ पर अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग पूजा पद्धतियाँ भी थी। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी वर्शिप करते थे, कोई दुर्गा, कोई शिव, कोई विष्णु, कोई किसकी पूजा, अलग अलग वर्शिपिंग होती थी। मैनी कल्ट्स वर इन ट्रेंड, अलग अलग लोगों की पूजा पद्धति थी, क्योंकि अलग अलग मंदिर मिले हैं। टेम्पल के अंदर भी पानी के टैंक्स होते थे, नहरें बनी हुई थी, लेकिन टेम्पल के टैंक भी होते थे पानी के, वो लोगों, आने जाने वाले लोगों को क्या करते थे, गांव शहर के लोगों को पानी के सप्लाई करते थे। द हाउस ऑफ नॉर्मल पीपल भी मिले हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन अब्दुल रज्जाक अपनी राइटिंग में देता है कि उसने बोला है कि नॉर्मल लोगों के भी नॉर्मल लोगों के घर भी मिले हैं, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट पहुँचे थे उनको नहीं मिले, लेकिन उसके
डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने माना कि वहाँ पर थे, और उनके घर कैसे थे, दैट शेड यानी झोंपड़ी जैसे उनके घर थे, नॉर्मल लोगों के, नॉट रिचेस्ट पीपल ऑफ द नॉर्मल पीपल। ठीक है, अगला टॉपिक है रॉयल सेंटर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा टॉपिक बड़ा है। अब हमारी जो नेक्स्ट 2 क्लास होगी वो थोड़ी फास्टर होगी और थोड़ी बिगर होगी, तो आप लोग इसको नोट्स को कंप्लीट करते रहिए और जितना पॉसिबल हो इनको वापस रिवाइज करते रहिए। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजीली निकल जाएगा, और इससे सोर्स बेस्ड और 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम बनता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स बेस्ड और 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इसका तैयारी कीजिए। अगला वाला जो टॉपिक आएगा रॉयल सेंटर, उसमें 2 इंपॉर्टेंट आते हैं, महानवमी डिब्बा और एक होता है ऑडियंस हॉल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रेट बाथ और वेयर हाउस आर इंपॉर्टेंट इन द मोहनजोदड़ो, सिमिलरली द महानवमी डिब्बा एंड ऑडियंस हॉल आर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। आई होप कि जुलाई में आपके स्कूल खुल जाए, बट तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।